के साथ राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 14 से 22 फरवरी तक परीक्षा होगी और 10 से 20 जनवरी तक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। वहीं 1 से लेकर 11 फरवरी तक इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन भी भरे जाएंगे। 1 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक आवेदन भरे जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह कैलेंडर जारी किया है। सभी परीक्षाओं और गतिविधियों पर पहली बार यह वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो भी विद्यार्थीगण हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 1 से 11 फरवरी तक इंटर की परीक्षा ली जाएगी। बीएसईबी ने पहली दफा कैलेंडर जारी किया है। जो भी गतिविधियां होंगी उन सभी की कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं और उसमें सारी तिथि लिखी गई है कि कब से कब तक परीक्षा ली जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है परीक्षा की तारीख को लेकर? देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने छात्रों के हित में एक बड़ा कदम उठाया और पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं और जो दूसरे प्रोग्राम करवाए जाते हैं, कार्यक्रम करवाए जाते हैं, उससे संबंधित कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है। वार्षिक कैलेंडर 2023 के लिए जारी कर दिया गया है। और मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जो इंटर के छात्र हैं उनके लिए 10 से 20 जनवरी तक जो प्रायोगिक परीक्षा होगी यानी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, उसकी तारीख तय की गई है। इसके अलावा 1 से 11 फरवरी तक इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा। इसी तरह 2023 में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा वो 14 फरवरी से होगा और यह 22 फरवरी तक चलेगा। इसके अलावा जो एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, 1 फरवरी 2023 से 14 फरवरी तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो वो 6 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर छात्रों के हित में एक बड़ा कदम बिहार माध्यमिक परीक्षा समिति द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उठाया है। और अब छात्रों को आज से ही अगले साल के लिए जो परीक्षाएं होंगी उनकी जानकारी मिल गई है। जी, 20 जनवरी तक इंटर प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी रखी गई है। साथ ही साथ इस कैलेंडर से और क्या कुछ जो मदद है वो परीक्षार्थियों को मिलेगी और शिक्षकों को मिलेगी? जी देखिए, न केवल एग्जाम का डेट जो है वो तय कर दिया गया, बल्कि किस दिन एडमिट कार्ड जारी हो गया, कब तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इन सारी चीजों की जानकारी छात्रों के हित में दी गई है। तो ऐसे में सहज होगी छात्रों के लिए भी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे तो किन से किस डेट तक आए, यानी छात्र जो है पूरी तरीके से तैयार रहेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से। और इसी हित में ये छात्रों के हित में ये स्टेप लिया बिहार विद्यालय परीक्षा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ गई है। तय समय पर ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। 18 से लेकर 28 दिसंबर तक निकाय चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। 20 जनवरी 2023 को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी और रोक के लिए जल्द सुनवाई की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तय समय पर निकाय चुनाव होने की बात कही है। और साथ ही साथ इस मामले पर अब जो अगली सुनवाई होगी उसकी तारीख 20 जनवरी की मुकर्रर की गई है, यानी कि 20 जनवरी 2023 को इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। तो नगर निकाय चुनाव से संबंधित ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 18 से लेकर 28 जनवरी के बीच में ये चुनाव कराया जाएगा। बिहार में होने वाले नगर निगम चुनाव का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने और सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि बिहार में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, लिहाजा नगर निगम चुनाव न कराया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा मेंशन किया गया और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जल्द सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता की दलील को न मानते हुए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई आगामी वर्ष 20 जनवरी के लिए तय कर दी गई है, तभी इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी और ऐसे में अब जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं दिखता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार सरकार को यानी कि नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग को भी एक बड़ी राहत है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो आगामी चुनाव है उस पर जो ये सोचा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और उस पर रोक लगा सकता है, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी भी प्रकार से आदेश जारी करने से मना
कर दिया है, यानी कि ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव बिहार में संपन्न कराया जा सकता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग टीम वहां छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और पुलिस ने भारी मात्रा में शराब भी बरामद की और कई वाहन वहां से जब्त किए गए। इस दौरान शराब माफिया ने फायरिंग की, एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने की भी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर हमले के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है और अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार उमेश महतो के पास से 2 पिस्टल बरामद की है। पुलिस पर शराब माफिया के हमले के बारे में विस्तार से बता रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम और बिहार पुलिस की टीम लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इस दौरान कई बार पुलिस टीम पर हमला के भी खबर आ रहे हैं और एक बार फिर समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की टीम के ऊपर हमला की बात सामने आई है और वहां से ये ट्रक पकड़ा गया जिस पे भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है और ये वाहन जो है जो ये वहीं से बरामद किए गए हैं। जो बात सामने आ रही है, तो जो टीम छापामारी करने के लिए गई थी, तो उस टीम के ऊपर वहाँ पे फायरिंग की भी घटना हुई है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही है। और सरारंजन थाना क्षेत्र के ये सरारंजन कॉलेज रोड की बताई जा रही घटना, जहां पर एक गोदाम के पास सूचना मिली थी पुलिस को कि शराब का खेप वहां आ रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। और हम आप सरारंजन पुलिस के द्वारा इस मामले में सहयोग किया जा रहा था और पटना से भी टीम आई हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी कार्रवाई के दौरान ये शराब उस ट्रक से जो कुन्नी लदा हुआ था, बोरे के अंदर छुपा के रखा गया था और वहाँ से बरामद की गई है। और हालांकि जो पूरा मामला छन के आ रहा है पुलिस के ऊपर हमला करने की फायरिंग का, उस मामले में कार्रवाई हो रही है। और जो जानकारी मिल रही है, मोरवा के चकसिकंदर इलाके से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। उस दौरान वहाँ भी फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और पुलिस के द्वारा कदम उठाए जाते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एलजेपी रामविलास के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक बड़ा दावा किया है। राजू तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हम लोगों के साथ कई दलों के संपर्क में हैं और वे ज्यादा दिनों तक जेडीयू में टिकने वाले नहीं हैं। राजू तिवारी ने कहा है कि कुर्नी चुनाव के बाद जेडीयू में भगदड़ है और जेडीयू के कई नेता हम लोगों के संपर्क में हैं। से सिद्ध हो गया कि जदयू नाम का कोई अब चीज़ नहीं रहेगा, जदयू के पास कोई जनाधार नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी रास्ता देख रहे हैं, आप जल्द ही देखिएगा, कुछ ही दिनों में उन कहीं और रहेंगे और वो संपर्क में हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के वहाँ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, चूँकि जदयू में बहुत बड़ा भगदड़ मचने वाला है। ये चुनाव के बाद तो और ज़बरदस्त होड़ है, भगदड़, एक दूसरे को वहाँ से हटने की होड़ है। आप लोगों के संपर्क में है एनडीए के? अब छोड़िए, जदयू के बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, हम लोगों से और दलों से संपर्क में हैं। ये जल्द ही आपको दिखेगा। और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में हार से महागठबंधन में हाहाकार मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने का दौर शुरू हो गया। पहले आरजेडी नेता और पूर्व विधायक अनिल सैनी की सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा और अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। न्याय किया, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के सम्मान को घटाने का काम किया, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अति पिछड़े के समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं नीतीश। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को नैतिकता है तो 1 मिनट में इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए, इससे पहले आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सैनी ने कुर्नी में महागठबंधन की हार के लिए सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया और सीएम से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को कमान सौंप देनी चाहिए। अनिल सैनी ने आरोप लगाया कि अति पिछड़ा वर्ग सीएम नीतीश कुमार से नाराज है। से हुई है
और नीतीश कुमार जी से हुई है। वहाँ कोई महागठबंधन नहीं हारी है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका ना वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए थे। अब क्या करना चाहिए? राजद क्या सोचती है? राजद के सोचने की बात नहीं है, महागठबंधन के सोचने, खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज का 35% वोट जिसे लालू जी ने कभी जीन कहा था वो इनसे अलग हो गया है। तो आज के दिन में अगर महागठबंधन को अगर ये मजबूत करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने मांझी जी को 2014 में मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी प्रकार से आज वो दिन आ गया है कि आपको महागठबंधन को अगर आपके प्रति महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुर्नी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से महागठबंधन को हार मिली है। बिल्कुल खुशी की बात। देखिए, पटना में मिल करके ही लोग प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब गले मिल रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पर जो आरजेडी का कार्यकर्ता है, जेडीयू कार्यकर्ता है, वो कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बरसों तक इस प्रकार की तल्ख वाली राजनीति हुई है, इतने लोग सफ़र किए हैं कि कहाँ से होने वाला है। तो सिंथेसिस नहीं होने वाला है, वो एक थेसिस है तो दूसरा एंटीथेसिस ही है। देखिए, एक बात बता दें, इनके जो आसपास बैठते हैं ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिया। पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिए। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए 2 चुनाव हुए, जरा आपने अच्छा छेड़ा है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े हैं एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू को। तो जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। वहीं कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की हार के बाद जहां बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमले तेज कर दिए, तो जेडीयू ने हार की समीक्षा की बात कही है। मैंने कुर्नी में कहा था कि वोट जनता के पास होती है, किसी राजनीतिक दल को नहीं होती है। समीकरण से वोट नहीं होता। आज कुर्नी की जनता ने नीतीश कुमार के कुनीतियों के खिलाफ, उनके गलत नीतियों के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ में वोट देने का काम किया। और मैं समझता हूं कि इससे सरकार को सबक सीखनी चाहिए। वोट जनता के पास होती है, पार्टी के पास नहीं। मॉर्निंग शो दी डे होता है, रात है ऐसी तो सुबह का आलम क्या होगा। तो सुबह का आलम हमारे पक्ष में है, हमारी जीत हुई है। और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हमारी भारी जीत होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा पूरे देश में। और बिहार में अगली बार हम जितना सीट लाए थे उतना सीट इस बार भी हमारे गठबंधन को मिलेगा। तो ये नीति में नहीं चलता है। राजनीति नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। राजनीति में अगर लंबे समय तक आपको चलना है तो इसमें सेवा भाव रखें, इसको व्यवसाय के रूप में नहीं ले। राजनीति में अगर व्यवसाय आप करेंगे तो चारों खाने चित हो जाएंगे। और हम लोग हारे हैं तो 2-3 रिपोर्ट सब जगह से ले रहे हैं और उसके बाद सब चीज़ों पर विचार करेंगे। कुछ लोग तरह तरह से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। वहीं बेगूसराय में जिला प्रशासन और नगर निगम ने महिला कॉलेज से लेकर नगर पालिका चौक तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया। जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीन के माध्यम से दुकानों को तोड़ डाला और इस दौरान मौके पर काफी भगदड़ मच गए। हालांकि इस कार्रवाई के बीच प्रशासन को लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। जो भी अस्थायी अतिक्रमण है सड़क के जमीन पे है, कल भी हटाया गया था,
आज लगातार होते रहेगा, अभी आगे भी होते रहेगा। जो भी टेम्प्रोरी इंक्रोचमेंट है, दुकान लगा दिए हैं, कोई सेट लगा दिए हैं, सबको हटाया जा रहा है। और चलिए अब आपको लूट से सावधान करने वाली एक खबर बता दें। औरंगाबाद में नॉन बैंकिंग कंपनियों ने लूट का जाल फैला रखा है। उज्जवल दीप नामक की नॉन बैंकिंग कंपनी ने 1 साल में पैसे को 3 गुना करने का लालच दिया और लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। नॉन बैंकिंग कंपनी का झांसा, साल भर में पैसा 3 गुना करने का लालच, गाढ़ी कमाई पर धोखेबाजों का डाका, खून पसीने की कमाई पल भर में गंवाई। जी हां, रातों रात अमीर बनने का सपना आपको महंगा पड़ सकता है। औरंगाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां नॉन बैंकिंग कंपनी उज्जवल दीप इंडिया निधि लिमिटेड ने लोगों को ऐसा लालच दिया कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को पल भर में गंवा दिया है। अब हाथ मलने के सिवा उनके पास कुछ हासिल नहीं है। नॉन बैंकिंग कंपनी ने लोगों को साल भर में उनका पैसा 3 गुना करने का लालच दिया। भला सोचिए, साल भर में कोई पैसा 3 गुना कैसे हो जाएगा? और जिन लोगों ने ये बात नहीं सोची, उनके पैसे लेकर जालसाज 9-2-11 हो चुके हैं। मैंने भी लोभ में दिया, मेरी दुकान थी, सोचा कि मेरा भाड़ा में कटते जाएगा, वसूल हो जाएगा, उसके बावजूद भी मुझे मिलते। चंदन कुमार ने भी 2 लाख दिया, नगद दिया ये। अजय कुमार ने भी 4 लाख दिया, उनका लड़का साकेत कुमार ने 2 लाख दिया। अच्छा, ये मतलब कि तिगुना होने के लिए, तिगुना होने के लोभ लालच में ठगी का शिकार हुए लोगों ने कहा कि किसी ने 3 लाख तो किसी ने 5 लाख जालसाजों को दे दिया, तो किसी ने अपनी सारी की सारी कमाई ही लुटा दी। ठगे गए लोग अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये से लोगों में नाराजगी है। मैंने भी, हमसे भी जो पैसा लिया था 3 गुना का, वो भी मैंने दिया। मिस्टर अजय कुमार और साकेत कुमार को जो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था जमा वापसी और जमा प्राप्ति रसीद, वो सारा चीज को लगाते हुए हम लोगों ने 3/2/2022 को आरक्षी अधीक्षक महोदय को सारी बातों से अवगत कराते हुए दरखास्त को दिया। और ये संज्ञान में आता है तो उनकी छानबीन तो की जाती ही है, लोगों को अवगत भी किया जाता है। अगर कार्रवाई जो यथासंभव होता है वो निश्चित रूप से कर दी जाती है। जरूरत है ऐसी जालसाज कंपनियों पर नकेल कसने की, ताकि लोगों के खून पसीने की कमाई न लूटे। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे भी अपील करता है कि आप भी सावधान रहें और लालच के चक्कर में ना फंसें, नहीं तो रकम 3-4 गुना तो होगी नहीं, आपका पूरा का पूरा पैसा जरूर गायब हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और खबर जमुई से, जहां बरहट प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय कटौना में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। इस स्कूल में 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 कमरे हैं, जिस कारण बच्चे ठंड के मौसम में भी बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। स्कूल का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के बुनियादी विद्यालय कटौना, जहां पर आदर्श शिक्षा देने की बात कही जाती है, वहां किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो सामने है। देख सकते हैं, गवर्नमेंट बेसिक स्कूल है कटौना का, और यह 7 दशक से भी पुराना स्कूल है। और स्थिति पर अगर बात करें तो देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे, वो बरामदे पे बैठे हुए हैं और बरामदे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। खास बात एक और चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि ये टीचर की कुर्सी है जो खाली है, का मतलब यहाँ पर टीचर नहीं है और बच्चे किस तरह से शिक्षा ले रहे हैं वो ज़मीन पर बैठकर देख सकते हैं। अच्छा, स्कूल टीचर अभी पढ़ा नहीं रहे, टीचर नहीं है तुम्हारे यहाँ? टीचर कहाँ है? वहाँ पे अभी टीचर। अभी तुम लोग बिना टीचर के पढ़ रहे हो? हाँ। देख सकते हैं, इन बच्चों का कहना है कि खुद पढ़ रहे हैं। और तस्वीर दिखाना हम चाहेंगे। इस स्कूल में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे भवन हैं, लेकिन कारगर मात्र 2 हैं। कह सकते हैं कि 1 से 8वीं तक
कि बच्चों की पढ़ाई मात्र 2 कमरे में होती है। हम स्कूल भवन की अगर बात करें कि आखिर बच्चे ठंड के मौसम में भी जमीन पर बैठकर पढ़ने को क्यों मजबूर हैं। अच्छा, वहाँ देख रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षक की क्लास लगी है बरामदे में। बहुवर्गीय चला रहे हैं सर। हाँ, क्यों? शिक्षक जो है यहाँ 11 होना चाहिए था सर। 6 हैं। उसमें 2 छुट्टी में है, 1 एक्सल में है। अच्छा, स्कूल बिल्डिंग से भवन सब गिरा हुआ है जी। तो पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। स्कूल के बहुत सारे बेंच और डेस्क किसी कमरे में बंद है और बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एन कॉलेज में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व डीजीपी अभयानंद ने छात्रों के सवालों का जवाब दिया। भौतिक विज्ञान और गणित की क्या कुछ मुश्किलें होती है और कैसे छात्र उन मुश्किलों का सामना करें, इसका उपाय टॉपर 30 के संस्थापक अभयानंद ने दिया। गलतफहमी 2 लोगों को बहुत सीरियस होती है। स्टूडेंट को होती है कि हमको तो 10 सीजी मिल गया है, और पिताजी को होती है कि बेटा चल रहा है। तो वो दोनों ही स्थिति बहुत खराब है। और जिन बच्चों के साथ समस्या हो गई है वो वही जो 2 मंथ्स तक गैप क्रिएट करके छोड़ दिए हैं और तब आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो छात्रों से रूबरू हुए, छात्रों के सवालों का जवाब दिया अभयानंद ने। और देखिए, मुश्किलें विज्ञान और मैथमेटिक्स की विषयों को लेकर समस्या छात्रों को ज्यादा होती है और इसी कड़ी में डीजीपी अभयानंद ने छात्रों से रूबरू होकर उन्हें जटिल समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसकी पूरी जानकारी दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नजर डालते हैं अब